सो हियर इज ए क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बच्चों एकदम सिंपल सा है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। अगर आपने चैप्टर 1 प्रिपेयर किया हुआ है तो इन सब थियोरेटिकल क्वेश्चन का आंसर आपको लर्न होना चाहिए बच्चों, क्योंकि कई बार आपके टेस्ट में, आपके एग्जाम में, आपके प्री बोर्ड एग्जाम हो, चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम ही क्यों ना हो, यहाँ पर 1 मार्क्स में ही पूछ दिया जाता है। जैसा कि बच्चों आपको यहाँ पे दिखा भी हुआ है कि ये CBSE 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है 1 मार्क्स का। सिंपल सा बच्चों ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको लर्न करने की जरूरत होती है। जैसा कि बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर एट एनी पॉइंट परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। कह रहा है कि बच्चों अगर हमारे पास कोई चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है तो उस चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू सरफेस क्यों होता है। ठीक है, तो इसको मैं फिगर से यहाँ पे समझा देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, बट पहले मैं फिगर से आपको समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद बच्चों इस आंसर पे आते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये कंडक्टिंग स्फीयर है एक, जो कि चार्ज है। और आपको बच्चों पता होगा कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी पर अगर चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर, वो परपेंडिकुलर टू द बच्चों सरफेस ऑफ द कंडक्टर होगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऐसा क्यों, जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर टू सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस होगा। क्वेश्चन बच्चों ऐसा पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। हमने कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा बनाया हुआ है, बट कभी ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस क्यों होता है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का आंसर बच्चों यहाँ पे पूछा हुआ है कि व्हाई इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर एट एनी पॉइंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो बच्चों एक सेकेंड के लिए हम ये समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है एट द कंडक्टिंग सरफेस अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या होगा। तो मैं यहाँ पे एक, हालांकि होता तो ऐसा ही है, परपेंडिकुलर होता है। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक चार्ज कंडक्टिंग सरफेस है, चार्ज है ये, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बच्चों एट द सरफेस वो कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। लेट्स सपोज जो ऐसा कुछ है, यहाँ पे अगर मैं बना दूं तो ये परपेंडिकुलर नहीं होके कुछ ऐसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेट्स सपोज सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, इस डायरेक्शन में है, सरफेस के इस पॉइंट पे। तो सर इससे क्या हो जाएगा बेटा, देखो जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट करेंगे तो एक तो मिलेगा हमें वर्टिकल कंपोनेंट और एक मिलेगा हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये रहा आपका ई वर्टिकल और ये रहा आपका ई हॉरिजॉन्टल, जिसको आप टेंजेंशियल कंपोनेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेंजेंट टू द सरफेस है। और आपको बच्चों पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में चार्ज मूव करते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है टेंजेंट टू द सरफेस, इट मींस दैट ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अलोंग द सरफेस मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो यहाँ अगर इस पॉइंट पे आए तो टेंजेंट टू द सरफेस ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एक कंपोनेंट। यहाँ पे आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक इधर भी मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट। अगर इस पॉइंट पे आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एक इधर भी मिलेगा, जिसको हम टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जो कि हमने यहाँ पे आपको बच्चों क्लियरली दिखाया हुआ है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टिंग सरफेस के हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर नहीं होगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ऐसा कंपोनेंट जरूर होगा जो कि सरफेस के टेंजेंट होगा। इट मींस दैट चार्ज अलोंग द टेंजेंट मूव करना स्टार्ट कर देंगे। चार्ज का मूव करना बच्चों इसका मतलब कि करंट फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा क्योंकि चार्ज मूव करेगा अलोंग द टेंजेंट ड्यू टू द टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको पता है बच्चों करंट तभी मूव करता है जब हम कोई एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस या विदाउट सोर्स ऑफ एनी ईएमएफ करंट फ्लो नहीं करता है। इट मींस दैट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि बिना कोई सोर्स अप्लाई किए
बिना कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हुए इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर दे। इट मीन्स दैट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर ना होके किसी और डायरेक्शन में हो। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक परपेंडिकुलर और एक टेंजेंशियल। ड्यू टू टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता बच्चों। यही रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी हम बनाते हैं किसी कंडक्टिंग बॉडी से, चार्ज कंडक्टिंग बॉडी से, तो हम ये नोटिस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो। इसी बात को बच्चों हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर but has an component tangential to the surface of the conductor, then it will exert a force on the charge and make them more. It means that electrostatic conduction is violated. इसी बात को बच्चों हमने another word में लिख दिया है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि if the electric field is not perpendicular to the surface of the conductor, then there are two components of electric field. One is the perpendicular to the conductor and another is the tangential to the conductor. Due to tangential component of electric field, charges start moving along the conductor, which is not possible. It means that electric field or direction of electric field is always perpendicular to the conducting charged surface. तो ये क्वेश्चन बच्चों कई बार एग्जाम में आपको पूछा हुआ है, हालांकि 2019 में भी यही सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। सेम क्वेश्चन सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में ही आया हुआ है 2019 में, और ये बच्चों हमेशा 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इस बात को आपको नोटिस करना है। आई होप कि बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप इसको एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। मैं 100% श्योर हूँ कि जो भी आपका डाउट होगा वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है आपके हर एक एग्जाम में। ये भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दो चीजें पूछा हुआ है, इसलिए ये ओवरऑल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। जैसे अगर ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का हो गया और ये क्वेश्चन भी आपका 1 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बात ये बताइए कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, ऑल्सो दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप, गिव रीजन। बच्चों ये दोनों अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट cross each other. This is the property of electric field, and also electric field lines cannot form closed loop. ये दोनों ही प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हैं। आपको बस रीजन पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं कर सकती, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई भी क्लोज लूप नहीं बना सकता। बच्चों यही रीजन पूछ रहा है। फिलहाल मैं यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ कि अगर ये मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इसके हर एक पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये जो टेंजेंट होगा बच्चों वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं ऐसा कुछ, तो दिस इज द रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अगर बच्चों मैं यहाँ पे टेंजेंट एक ड्रॉ करूं इस पॉइंट पे, तो दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अगर दोनों पॉइंट का नाम रखूं P1 और P2, तो इसका मतलब जो P1 और P2 पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो दैट टेंजेंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं कर सकती। तो सबसे पहले हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और दोनों ने एक दूसरे को कट कर दिया है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो इस सरफेस को लेकर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस सरफेस के टेंजेंट, एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इस सरफेस के लिए जो सेकंड सरफेस है इसके लिए हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, वो कुछ इधर आ जाएगा, सॉरी वो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो अगर आप नोटिस करें
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें मिल गया। क्यों? क्योंकि दो सरफेस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये आपका है बच्चों। तो अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। और आपको पता है बच्चों, अभी भी हमने बताया कि टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर सकता है या शो करता है। इट मीन्स दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, जो कि आपको पॉसिबल नहीं है। ये आपको भी पता है कि किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन हो सकती है। बट अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट कर गई तो उस केस में बच्चों आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, क्योंकि दो टेंजेंट मिलेगा, और जो कि पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई ऐसा हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। यहाँ पे अभी हमने वही थ्योरेटिकली लिखा हुआ है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज if they do so there will be two direction of electric field at a point of intersection which is not possible। सेकेंड क्वेश्चन है कि ये क्यों क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। तो बच्चों इसका भी मैं आपको आंसर बता दूं कि हमें बच्चों पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, नेगेटिव में जाकर टर्मिनेट होती हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव में खत्म हो गया तो क्लोज लूप तो बनने का सवाल ही नहीं उठता। क्लोज लूप तो तब बनता है ना जब पॉजिटिव से नेगेटिव में जाए और नेगेटिव से पॉजिटिव में आए फर्दर। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से जाके नेगेटिव में खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अब नेगेटिव से फर्दर पॉजिटिव आएगा, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव से जाएगा और नेगेटिव में खत्म हो जाएगा। मीन्स पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव में एंड हो जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई बच्चों क्लोज लूप बनने का चांस ही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और नेगेटिव में हमेशा एंड हो जाएगा। तो क्लोज लूप नहीं बनेगा। हाँ, अगर पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में एंटर करता और फिर नेगेटिव से स्टार्ट होकर पॉजिटिव में आता तो क्लोज लूप बनता। आपको पता है कि ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाकर टर्मिनेट हो जाती हैं, मतलब खत्म हो जाती हैं। ठीक है, इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज and terminate at the negative charge, hence closed loop are not possible। बच्चों जैसा हमने यहाँ पे आंसर आपको लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के लिए, सिमिलरली ऐसा ही आपको आंसर एग्जाम में लिखना है। एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही आपको आंसर देना होता है। आपको बहुत लंबा चौड़ा आंसर दे के कोई मतलब नहीं होता है। अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 मार्क्स ही मिलेंगे, 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप उसी वे में आंसर लिखिए जिस वे में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर सिंपल सा क्वेश्चन है तो सिंपल सा आंसर लिखिए, चाहे वो आंसर 1 लाइन का हो चाहे वो 2 लाइन का हो। अगर आपने करेक्ट आंसर दे दिया आपको तो आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन भी बच्चों काफी बार रिपीट किया हुआ है और बहुत से टीचर इस क्वेश्चन को नोट्स में भी कराते हैं। आई थिंक आपके भी टीचर आपको नोट्स में कराए होंगे, क्योंकि जब मैं कॉपी चेक करता हूँ तो डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग के बच्चों का, तो मैं देखता हूँ कि बच्चे इस क्वेश्चन को किए हुए हैं। मैं इस क्वेश्चन को थ्योरी लेक्चर में नहीं करा के बल्कि पीवाईक्यूज में ही करा देता हूँ। थ्योरी लेक्चर के समय नहीं कराता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पीवाईक्यूज कराना है तो उसी समय इस क्वेश्चन को करा देंगे। बट बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में ही किए रहते हैं थ्योरी लेक्चर के समय पे, जो कि उनके टीचर ने कराया होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन करा ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन व्हेन ए पॉइंट चार्ज क्यू इज केप्ट नियर ए अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। तो सिंपल सा आपको ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर देना होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है और यहाँ पे एक न्यूट्रल प्लेट है, अनचार्ज प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा, तो आपको ऐसे ही बना देना होता है। और आपको इसमें एक्सटेंडेड और चीज करना है कि यहाँ पे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इस तरफ बच्चों नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपको अभी भी हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव में जाकर टर्मिनेट हो जाती हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको पॉजिटिव से निकलेंगे और नेगेटिव में आकर टर्मिनेट हो जाएंगे। आपको एक बात और याद रखना है कि कंडक्टिंग सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। दैट्स व्हाई जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना
तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है, इसको भूलना नहीं है बच्चों। ये क्योंकि अभी मुझे तो इनकम्प्लीट लग रहा है तो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के यहाँ पे टर्मिनेट होगी, और फिर यहाँ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया है ड्यू टू इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों निकलेंगी, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये भी बनाना है, और कई बार तो इस पे असर्शन और रीजन का भी क्वेश्चन पूछ दिया है कि जो प्लेट के दूसरे साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो कैसा होगा। तो आंसर है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा और अवे फ्रॉम द सरफेस होगा, टूवर्ड अवे फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा आंसर है जो आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर मेरे पास कोई एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और उसके सामने कोई एक अनचार्ज प्लेट है, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा। सिंपल सा, अगर ये पॉजिटिव है तो इसके एक साइड आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इसके इससे अगर दूसरे साइड आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में एंटर करेंगी लाइक दिस, ऐसा कुछ। और सिमिलरली बच्चों यहाँ पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी। क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है तो रिपीट कर सकता है, इस क्वेश्चन को भी बच्चों आपको प्रिपेयर करके चलना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। कोई भी डाउट हो तो बच्चों लेक्चर को रिपीट कर सकते हो आप। ये आया बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर आप नोटिस करें तो ये आपका क्वेश्चन और सीबीएसई 2017 में आया हुआ है। ठीक है, सीबीएसई 2017 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि डज द चार्ज गिवन ए मेटेलिक स्फीयर डिपेंड ऑन वेदर इट इज हॉलो और सॉलिड, गिव द रीजन ऑन योर आंसर। तो बच्चों अगर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे मेटेलिक वर्ड यूज किया है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर क्या कोई मेरे पास अगर मेटेलिक स्फीयर है जो मैं इसको चार्ज दूंगा, क्या वो चार्ज डिपेंड करता है कि वो हॉलो है या सॉलिड। तो आंसर है नहीं बच्चों, क्योंकि आपको मैं बता दूं चाहे ये हॉलो स्फीयर हो चाहे ये सॉलिड स्फीयर हो, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ चलो। अगर सॉलिड स्फीयर है तो भी चार्ज सरफेस पे होगा, अगर ये बच्चों जैसा यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, अगर सॉलिड स्फीयर है तो भी चार्ज सरफेस पे ही होगा, अगर हॉलो स्फीयर है तो भी चार्ज सरफेस पे ही होगा। और ये बात आपको याद रखना है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है, जो भी चार्ज होगा वो कंडक्टर के सरफेस पे होगा। तो अगर भाई हॉलो है तब तो सरफेस पे होगा ही होगा, बट अगर बच्चों कोई सॉलिड कंडक्टर है तो भी उसको जितना भी चार्ज दोगे बच्चों वो चार्ज उसके सरफेस पे ही रिसाइड करेगा, इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, इस बात को बच्चों याद रखना। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डज द चार्ज गिवन टू ए मेटेलिक, मतलब कोई आपका कंडक्टिंग स्फीयर हो, मेटेलिक स्फीयर, डिपेंड अपॉन द वेदर इट इज हॉलो और सॉलिड। आंसर नो, ये डिपेंड नहीं करता है कि वो स्फीयर हॉलो है या सॉलिड। रीजन पूछ रहा है तो अभी हमने बताया बिकॉज चार्ज रिसाइड ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो अगर आप किसी एक हॉलो चार्ज कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं या किसी सॉलिड को चार्ज दे रहे हैं तो दोनों के केस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम ही आएगा बच्चों। और दोनों के लिए जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करोगे तो वो भी सेम आएगा, क्योंकि दोनों केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों आपके 1 मार्क्स में पूछा हुआ है और 2017 में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आंसर आपको बच्चों लर्न कर लेने हैं, ये आपका रिमेंबर टाइप का क्वेश्चन है। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे काफी प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी, बॉल है तो बच्चों हम इसको स्फीयर ही एज्यूम कर लेंगे। तो टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स ए एंड बी have charge -q and the +3q respectively. They are brought in contact with each other and then separated by a distance d apart. Find the nature of the coulomb force between them. तो बच्चों इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि मेरे पास एक बॉल है A, सपोज ये बॉल A है, और यहाँ पर एक बॉल है B, और बॉल A पे बच्चों जो चार्ज है वो है -q, बॉल B पे जो चार्ज है वो है +3q। ठीक है, अगर बच्चों मैं इनको आपस में कांटेक्ट में ला दूंगा
तो ओवरऑल चार्ज का ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये आइडेंटिकल है बच्चों। एक बात को समझना, क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन है कि दोनों बॉल आइडेंटिकल है, ध्यान देना बच्चों। तो क्या होगा कि जब हम इनको कांटेक्ट मिला देंगे तो जो भी चार्ज होगा बच्चों वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि टोटल चार्ज है कितना, इनिशियली कितना चार्ज है। तो आंसर है 3Q और ये है आपका -Q। मीन्स बच्चों 2Q चार्ज टोटल है। तो अगर इसके इन दोनों के पास टोटल 2Q चार्ज है तो आफ्टर कांटेक्ट इन दोनों के पास जो भी 2Q चार्ज है वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसके पास चार्ज Q बचेगा और इसके पास भी चार्ज Q बचेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब कांटेक्ट में लाएंगे तो जो भी नेट चार्ज है वही बच्चों दोनों में आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आप नोटिस करें तो नेट चार्ज आपका है 2Q, मतलब Q और Q में चार्ज डिवाइड हो जाएगा आधा आधा, ठीक है। अब बताइए भाई, इन दोनों के बीच जो फोर्स अप्लाई होगा उसका नेचर कैसा होगा। तो सिंपल सी बात, क्योंकि सर दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं तो ये आपका नेचर होगा बच्चों रिपल्सिव, ठीक है ना। नेचर आपका रिपल्सिव होगा। यही बात बच्चों यहाँ हमने आंसर लिखा हुआ है कि द फाइनल चार्ज ऑन द बॉल A and B is 3Q minus Q by 2 means Q and the nature of Coulomb force between them is repulsive। आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन आपको 2019 में बच्चों पूछा है। ये सारे क्वेश्चन बच्चों एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्योंकि हमने एमसीक्यू करा रखा है अभी ऑलरेडी, अगर आपने नहीं अवेल किया हुआ है तो प्लीज मेरे चैनल पे जाके अवेल कीजिए। हमने चैप्टर 1 के अप्रोक्सीमेटली 50 एमसीक्यू करा रखे हैं। एमसीक्यू में वो भी PYQs, ऐसे क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप अगर उसको भी चाहे अवेल कीजिए। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये एमसीक्यू की बात करा रहा हूँ, जिसमें कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको कुछ मिल रहे हैं। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये कूलम्ब्स लॉ पे क्वेश्चन बेस्ड है। यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों एक फिगर दिया हुआ है, आप जैसा कि देख पा रहे हो, और क्लोज फिगर है और क्लोज फिगर के अंदर एक 2Q चार्ज है, एक -Q चार्ज है। क्लोज सरफेस के बाहर एक +3Q चार्ज है। और क्वेश्चन का यही आपको बताया हुआ है कि 3 पॉइंट चार्जेस हैं, 2Q -Q एंड +3Q, +2Q एंड -Q इनक्लोज विद इन द सरफेस, और जो आपका +3Q है वो बाहर है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द कॉन्फिगरेशन थ्रू द सरफेस। बच्चों हमने कई बार बताया हुआ है कि जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस का आपको पता क्वेश्चन पूछ दे, सिंपल सा उसका फॉर्मूला होता है Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने कई बार आपको समझाया हुआ है। एंड दिस इज द गॉस लॉ। गॉस लॉ बच्चों इसी को कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द Q इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो एक बार बच्चों पता कीजिए कि Q इनक्लोज कितना है। Q इनक्लोज का मतलब होता है नेट इनक्लोज चार्ज। Q इनक्लोज का मतलब होता है नेट इनक्लोज चार्ज। तो बच्चों एक बार चेक कर लीजिए कि नेट इनक्लोज चार्ज कितना है, +2Q और -Q। तो +2Q एंड -Q बच्चों हो जाएगा आपका Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पे एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर आंसर। यही बच्चों आंसर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सेम टू सेम। तो आप इसको भी लिख सकते हैं। मैंने कई बार समझा रहा हूँ बच्चों कि एग्जाम में जितना जरूरत हो उतना ही लिखिए। फालतू का आप कहानी लिखेंगे उस पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। एग्जाम में आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जितना क्वेश्चन पूछा जाए बस उतना ही आंसर लिखिए। बहुत ज्यादा आपको कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। ये कोई हिस्ट्री का पेपर नहीं है कि जो आपको कहानी लिखना है, ये फिजिक्स का पेपर है। तो जितना आपको क्वेश्चन पूछा जाए बस उतना ही आंसर दीजिए, ठीक है। तो अब चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हियर हियर इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि व्हाट इज ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच इनक्लोज इन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो कह रहा है कि अगर आपके पास एक क्यूब है, तो मैं यहाँ पे बना ही ले रहा हूँ तो आपको समझाने में ज्यादा बेटर होगा। ये सपोज बच्चों मेरे पास एक क्यूब है और जो क्यूब का साइड है बच्चों वो है आपका 1 सेंटीमीटर। ये आपका बच्चों क्यूब है और जो क्यूब का साइड है बच्चों वो है आपका 1 सेंटीमीटर। और इसी के अंदर एक डायपोल रखा हुआ। डायपोल मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज वाला एक 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम।
और इसका साइड में यहाँ पे बना दे रहा हूँ कि ये साइड है आपका 1 सेंटीमीटर। ओके, और ये एक क्यूब है। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू दिस और क्यूब कितना होगा। बच्चों फिर से गॉस लॉ का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू ए क्लोज सरफेस होता है क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, इनक्लोज का मतलब होता है कि नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो अगर बच्चों नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस देखें तो ये 0 है, क्योंकि डायपोल के पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो अगर आप नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब देखें तो वो 0 है, मीन्स 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मीन्स 0। सो दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे बच्चों सेम आंसर हमने लिखा हुआ है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। उसका हमने 2 रीजन दे दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, और नेट इनक्लोज चार्ज डायपोल के केस में बच्चों नेट चार्ज 0 आता है, दैट्स व्हाई फ्लक्स भी 0 होगा। एक बात और याद रखना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो अगर यहाँ पर क्यूब नहीं होके कोई स्फीयर होता या कोई सिलेंडर होता और उसके अंदर ये डायपोल रखा होता, तो भी बच्चों फ्लक्स की वैल्यू 0 ही आता। आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ये क्वेश्चन बच्चों सीबीएसई 2015 का दिल्ली में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको भी बच्चों ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये सब वे सारे क्वेश्चन हैं जो आपको फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सब क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स के ही होते हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स के नहीं होते। यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन है जो कि 2019 का है, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है आपके। और क्वेश्चन बच्चों बहुत ही सिंपल सा है, देखने में आपको काफी जाइंट क्वेश्चन लग रहा होगा, बट ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, टू मेटेलिक स्फीयर ए एंड बी केप्ट ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड इन ए कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। तो अगर आपने देखा होगा बच्चों, यहाँ पे 2 स्फीयर है, फिगर में हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। दोनों स्फीयर का नाम हमने लिखा हुआ है ए एंड बी, और दोनों को आपस में कॉन्टेक्ट में रखे हुए रखा हुआ है, और दोनों को हमने अर्थ से कनेक्ट नहीं किया हुआ है, क्योंकि इंसुलेटिंग स्टैंड लगाया हुआ है, जिससे कि चार्ज इस स्फीयर के अंदर ही रहे, कहीं पे फ्लो होके नहीं चली जाए। क्वेश्चन कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड पी इज ब्रॉट नियर टू द स्फीयर ए एज शोन इन द फिगर। तो बच्चों यहाँ पे मैंने एक रॉड इसके पास ला दिया जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको पता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इधर आपका बच्चों नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस फेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके दूसरे फेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। रीजन क्या है बच्चों, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, दैट्स व्हाई ये दोनों चार्ज दूर दूर हो जाएंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, दैट्स व्हाई पॉजिटिव नेगेटिव पास पास आ जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि द स्फीयर सेपरेटेड फ्रॉम द ईच अदर एंड द रॉड पी इज मूव्ड रिमूव्ड। कह रहे कि बच्चों अब हमने इन दोनों स्फीयर को अलग कर दिया, इस अभी ये जो रॉड है ही उस समय हमने इस दोनों रॉड को अलग कर दिया और दोनों स्फीयर को अलग कर दिया, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, जो भी हमने बताया ना। जैसे कि रॉड को लाएंगे, एक तरफ आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, दूसरी तरफ आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और जब मैं इन दोनों स्फीयर को अलग अलग कर दूंगा तो एक पे बचे रहेगा नेगेटिव चार्ज और दूसरे पे बचा रहेगा पॉजिटिव चार्ज। और आगे कह रहा है बच्चों कि हम इस रॉड को हटा देते हैं। तो देखिए नेक्स्ट फिगर में हमने रॉड को हटा दिया है। तो रॉड को हटाने से क्या होगा कि जो ए स्फीयर है उस पर पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज सेपरेट और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो जो बी स्फीयर है बच्चों उस पर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द ए एंड बी। तो आपको क्वेश्चन के साथ ही आंसर मिल गया कि ए पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बी पे पॉजिटिव। ठीक है, इसको मैं फिर से समझा देता हूँ कि जैसे ही आप इस रॉड को यहाँ पे लाएंगे, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ए वाले पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बी वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसा कि आपने फिगर में बच्चों देख रखा है। ठीक है, अब हम इन दोनों स्फीयर को सेपरेट कर दे रहे हैं ताकि ए से बी में या बी से ए में कोई चार्ज का फ्लो नहीं हो, और नेक्स्ट स्टेप में इस रॉड को भी रिमूव कर दे रहे हैं। तो ए पे जो नेगेटिव चार्ज था वही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बी पे जो पॉजिटिव चार्ज है वही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और आपका इस केस का आपका इस टाइप का केस मिलेगा बच्चों, जिसमें ए पे कैसा चार्ज है पॉजिटिव और बी पे कैसा चार्ज है बच्चों नेगेटिव। यहाँ पे हमने आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, बट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और इसमें कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल दोनों मिक्स किया हुआ है। मैं कई बार आपको समझा रहा हूँ कि एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतने का ही आंसर दीजिए, कहानी मत बताइए एग्जामिनर को। एग्जामिनर को सारी कहानी पता रहता है, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी का आंसर दीजिए, जितना शॉर्ट में हो उतना शॉर्ट में आंसर दे दीजिए। अगर 1 मार्क्स से क्वेश्चन है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाता है। बट ये ट्राई करना है कि जो आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका आंसर जरूर उस और आपके पैसेज में हो जो आपने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है बच्चों कि दो चार्ज हैं जिनका मैग्नीट्यूड है -2q और q, जो कि आपको दिख भी रहा है ना। दोनों चार्ज रखे हुए हैं a,0 पे और 4a,0 पे, ऐसा क्वेश्चन में भी बताया गया है। कह रहा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3a विद द सेंटर एट इट्स ओरिजिन। कह रहा है कि बच्चों अगर एक इस ओरिजिन को मैं सेंटर मान के, इस ओरिजिन को अगर बच्चों मैं सेंटर मान के एक स्फीयर ड्रॉ करूं जिसका रेडियस कितना हो बच्चों 3a, मीन्स ये आपका हो गया 2a, ये आपका कुछ हो जाएगा लगभग 2a, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपका 3a। तो अगर 3a को मैं रेडियस लेते हुए एक स्फीयर बना दूं तो मैं तो यहाँ बना नहीं पाऊंगा, बट फिलहाल एक रफ स्फीयर बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। मुझे पता है कि ये परफेक्ट नहीं बनेगा, पर फिर भी आपको समझाने के लिए ट्राई कर सकता हूँ। ये बच्चों एक स्फीयर हमने बनाया और इस स्फीयर का जो बच्चों सेंटर है वो यही ओरिजिन है और जो इसका रेडियस है वो 3a है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस स्फीयर से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिलेगा। तो सिंपल सा गॉस लॉ अप्लाई कीजिए, क्योंकि स्फीयर एक क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस से लिंक जो फ्लक्स होता है वो होता है आपका q इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इनक्लोज चार्ज के बारे में अगर मैं देखूं तो इनक्लोज चार्ज बच्चों सिर्फ और सिर्फ -2q ही है, ये +q चार्ज तो बाहर ही है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। इनक्लोज चार्ज हो गया -2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर आंसर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू दिस स्फीयर। कॉन्सेप्ट हमने यहाँ समझा दिया कि इमेजिन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3a अबाउट इट्स ओरिजिन, ऑब्जर्व दैट ओनली 2q चार्ज इज इनसाइड देयर। ये अभी हमने आपको समझाया। तो आप ऐसे लिख भी सकते हो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली आपको एग्जाम में बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। जिस टाइप से मैं आपको यहाँ पे राइटिंग स्किल सिखा रहा हूँ, इसको आपको सीखना भी है और एग्जाम में इसका यूज भी करना है, ताकि आपका टाइम भी बचे और फुल मार्क्स भी मिले। तो चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप इसके रिपीटेड लेक्चर को देख सकते हैं। यहाँ पे बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया और ये फिर से क्वेश्चन इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है, सेम टू सेम क्वेश्चन है बच्चों। वो कह रहा है कि अगर एक मेटल है जो कि हमने मेटल स्फीयर है जिसको हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये रहा हमारा मेटल स्फीयर, और इस मेटल स्फीयर को बच्चों हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है, ये रहा इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड का काम ये है कि चार्ज को फ्लो होने से रोक दे। आगे कह रहा है बच्चों कि नेगेटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर इट, कि एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को इसके पास ला रहे हैं। तो भाई जब नेगेटिवली चार्ज रॉड को पास लाएंगे तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इस फेज पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज और इसके नेक्स्ट फेज पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। ओके, आगे क्या कह रहा है, देन द स्फीयर इज अर्थ एज सोन। बच्चों क्योंकि हमने इस स्फीयर को अर्थ कर दिया, तो जितना भी बच्चों ये नेगेटिव चार्ज है ये अर्थ के अंदर चला जाएगा। सर क्यों चला जाएगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में रिपल्सन हो रहा है, तो ये सारे चार्जेस, ये जितने भी चार्ज है, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, सब के सब बच्चों यहाँ से फ्लो होके अर्थ के अंदर चले जाएंगे। तो इस स्फीयर पे ओवरऑल कैसा चार्ज बचेगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑन द रिमूविंग द अर्थिंग, अब मैं इस अर्थिंग को हटा दे रहा हूँ और उसके बाद क्या कह रहा है कि हम ये जो रॉड है निगेटिवली चार्ज रॉड है उसको हम दूर ले जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द स्फीयर। तो सिंपल सा दिख रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज अर्थ के अंदर चले गए हैं तो इस पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही बचेगा, सो पॉजिटिव इज योर आंसर। इसका रीजन भी आपसे पूछा हुआ है, तो बच्चों हमने यहाँ पे कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी मैं इसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब आप नेगेटिव चार्ज रॉड लाओगे तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, इसके अगले साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने अर्थ कर रखा है तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इस अर्थ के अंदर चला जाएगा। जैसे ही आप अर्थ हटा दोगे तो इस पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा। जब इस रॉड को रिमूव कर दोगे
तो यही पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस स्फीयर पे। दिस इज फिगर 1, दिस इज फिगर 2, दिस इज फिगर 3। ठीक है, तो ओवरऑल आपका इस स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज ही बचेगा। इसी चीज को बच्चों हमने एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि व्हेन ए नेगेटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर टू द metal sphere metal sphere, the electron will flow the ground while the positive charge at the near end will remain held there due to the attractive force of the negative charge on the rod. On disconnecting the sphere from the ground, the positive charge continues to be held at the near end, and on removing the electrified rod, the positive charge will be spread uniformly over the surface. तो आप पूरा एक्सप्लेनेशन भी एग्जाम में लिख सकते हो अगर ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसा कि हमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे लिख देना द स्फीयर विल बी पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। रीजन पूछा हुआ है तो रीजन को भी आप लिख देना। ये क्वेश्चन आपका कम से कम 2 मार्क्स का होगा। एक तो आपका नेचर बताने के लिए होगा, दूसरा आपको रीजन बताने के लिए होगा। ये क्वेश्चन कम से कम आपको 2 मार्क्स में ही आएगा। आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर कुछ भी डाउट हो तो इस लेक्चर को जरूर रिपीट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को जरूर रिपीट कीजिएगा। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज enclosed by a spherical Gaussian surface get affected when its radius is increased? तो अगर आपको बच्चों गॉस लॉ का थ्योरी पता होगा तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ बच्चों जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू ए क्लोज सरफेस होता है जिसको हम फाई ई कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू ए क्लोज सरफेस, वो क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका मतलब भाई साहब ये हो गया कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये सिर्फ और सिर्फ इनक्लोज चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, पहली बात। दूसरी बात, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है और किसी भी चीज के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। मतलब क्या गॉसियन सरफेस के शेप पे डिपेंड करता है? आंसर है नहीं। क्या गॉसियन सरफेस के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? आंसर है नहीं। क्या किसी आउटसाइड चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा? आउटसाइड चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू ए क्लोज सरफेस? आंसर है नहीं। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा सर? सिर्फ दो टर्म के ऊपर, एक तो इनक्लोज चार्ज, दूसरा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यहाँ पे वही कह रहा है कि अगर मैं हाउ डज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इनक्लोज बाय ए गॉसियन सरफेस गेट अफेक्टेड व्हेन द रेडियस इज इंक्रीज। रेडियस इंक्रीज होने का मतलब बच्चों हम साइज चेंज कर रहे हैं और आपको पता है कि साइज को आप इंक्रीज करो या डिक्रीज कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम रहेगा। वही हमने आंसर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में कहानी नहीं लिखना है, मैं कई बार समझा रहा हूँ। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आप आंसर लिख दीजिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतने बड़े क्वेश्चन का बस एक आंसर लिखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन्स अनअफेक्टेड, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। आपको पूरी कहानी नहीं लिखना है, जैसा कि अभी हमने आपको समझाया कि सिंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज phi equal to q upon epsilon naught according to Gauss surface is does not depend upon shape, size and outside charge। ये सब कहानी नहीं लिखना है क्योंकि आपको रीजन पूछा ही नहीं है, आपको बस पूछा है कि क्या इफेक्ट होगा, तो यहाँ लिख दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन्स अनअफेक्टेड और अनचेंज्ड, बात खत्म, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कहानी लिखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है वहां पे। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पर एक सिंपल सा यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड दे दिया है जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो। यहाँ पे एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है और कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाइए, तो हमने यहाँ पे बना दिया है कि अगर ये कि यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस टाइप से होगा और यही क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आने में एग्जाम का बहुत चांस है क्योंकि ये हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, हॉट्स जिसको कहते हैं, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है जहां से बोर्ड एग्जाम आपको क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो ये तो हमने साइड व्यू बना दिया और इसी का हमने टॉप व्यू बना दिया कि टॉप से आप देखेंगे तो ऐसा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखने को मिलेगा। तो इसको बच्चों आप प्रैक्टिस कर लेना। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। कोई भी डाउट हो तो इस लेक्चर को रिपीट कर लीजिए। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डायमेंशन ऑफ एन एटम आर द ऑर्डर ऑफ एन एंगस्ट्रॉम। तो ये बात तो बच्चों सही है कि जो
एटम का ऑर्डर होता है वो एंगस्ट्रॉम में होता है, ये बात सही है। हमें पता है कि एटम का जो साइज होता है वो 10⁻⁻10 मीटर का होता है, ठीक है। ऐसा इसने कुछ बोला गया है। Thus there must be a electric field between the proton and electron. Why then is the electrostatic field inside the conductor is zero? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है, और ये एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। आपको मैंने जैसा कि कई बार बताया हुआ है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चन कहीं नहीं पूछा गया है, तो बहुत हाई चांस है इस क्वेश्चन का आपके एग्जाम में आने के लिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि एटम का साइज एंगस्ट्रॉम का ऑर्डर का होता है ना। तो दस देयर मस्ट बी ए लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना कि प्रोटॉन यहाँ पे होता है न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन बच्चों उस ऑर्बिट में होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का चक्कर, प्रोटॉन का चक्कर या कहीं न्यूक्लियस का चक्कर लगा पाए, ऐसे ऑर्बिट को आपको पता है स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं। फिलहाल हम उस पर नहीं जा रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक एटम के अंदर प्रोटॉन भी है इलेक्ट्रॉन भी है, तो क्या जो प्रोटॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होता। यहाँ पूछा है ना, देयर मस्ट बी ए लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। वाई देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो क्यों होता है, ये बात आपको बच्चों पूछ रहा है। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हम आपने कई बार बताया हुआ है कि कोई भी अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर ना हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक स्फीयर भी ले लिया है ना बच्चों, चाहे ये सॉलिड हो चाहे वो हॉलो हो, लेट्स सपोज अगर ये सॉलिड है, अगर ये सॉलिड स्फीयर है बच्चों, तो मैं बता दूं अगर ये कंडक्टर है तो ये सॉलिड स्फीयर के हर एक पॉइंट पर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे ही मिल सकता है या सरफेस के बाहर मिल सकता है अगर ये चार्ज है तो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर बच्चों हमेशा जीरो आएगा। वही पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, जबकि कंडक्टर खुद एटम से मिलकर बना हुआ है, और एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच एक लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको बस ये समझना है कि अगर ये कोई एटम, अगर कोई ये चार्ज नहीं है, अगर कोई स्फीयर चार्ज नहीं है, तब तो इस पे कहीं पे भी चार्ज नहीं होगा। अगर कोई स्फीयर चार्ज है तो भी ये सरफेस पे ही वो चार्ज आएगा, अंदर नहीं आएगा, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। आपके माइंड में आएगा सर अंदर तो एटम होता है, तो एटम में तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं है। क्योंकि बच्चों अगर आप एटम को नोटिस करें तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जितना ही पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, दैट्स व्हाई नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी यहाँ पर नेट जीरो आने वाला है। इसी बात को बच्चों हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड बाइंड द एटम्स टू न्यूट्रल एंटिटी, कि बच्चों अगर आप एटम को देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलकर क्या बना रहे हैं, न्यूट्रल एंटिटी। फील्ड आर कॉज्ड बाय द एक्सेस इलेक्ट्रॉन, फील्ड हमेशा बच्चों एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, जो कि देखिए हमने यहाँ पे बाहर से दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी बनेगा बच्चों वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेगा, या एक्सेस ऑफ चार्ज की वजह से बनेगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो। बट देयर कैन बी नो एक्सेस चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। अगर आप अंदर इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टर देखें तो इसके अंदर कोई एक्सेस चार्ज नहीं है। भाई जितना पॉजिटिव चार्ज होता है एटम के पास उतना नेगेटिव चार्ज होता है, तो जितने भी एटम होंगे बच्चों सबके सब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे, कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होगा। सो देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, यही बता रहा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, क्योंकि भाई कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इसीलिए होगा क्योंकि जो एटम होता है बच्चों वो एक न्यूट्रल एंटिटी होता है। इस बात को याद रखना कि एटम बच्चों एक न्यूट्रल एंटिटी होता है, इस बात को समझना बच्चों। एटम कोई चार्ज नहीं होता है, ये एक न्यूट्रल एंटिटी होता है। अगर कोई न्यूट्रल एंटिटी है मीन्स नेट चार्ज जीरो है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। ठीक है, इस बात को याद रखना। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे हो सकता है, आउटसाइड हो सकता है या सरफेस पे हो सकता है। कब हो सकता है, जब हम उस कंडक्टर को एक्सेस चार्ज देंगे।
तो भी बच्चों अगर हमने एक्सेस चार्ज दे दिया तो भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस पे होगा और आउटसाइड द स्फीयर होगा, अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, अंदर क्योंकि चार्ज एग्जिस्ट कर नहीं सकता, और एटम है तो एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो ओवरऑल अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं मिलेगा। आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट है तो बच्चों इस लेक्चर को आप रिपीट कर सकते हैं। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और अभी तक बोर्ड एग्जाम में आया नहीं हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन है कि an arbitrary surface enclose a dipole, what is the electric flux through this surface? बच्चों कोई भी एक ऑर्बिटरी सरफेस है, मान लो ये ऐसा कुछ है, मैं अब बना ले रहा हूँ, तो ये एक रेगुलर सरफेस नहीं है, एक ऑर्बिटरी सरफेस है और इसके अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है। तो बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस ऑर्बिटरी सरफेस कितना आएगा? आंसर है 0 आएगा, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि अगर आप इनक्लोज चार्ज देखें तो 0 है, प्लस एंड माइनस क्यू 0 हो जाएगा, सो फ्लक्स भी बच्चों 0 आएगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। यही बात बच्चों हमने यहाँ पे आपको समझाया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको गिवन है। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर वही क्वेश्चन है, एक बार अभी अभी हमने कराया भी हुआ था सेम टाइप का क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज कंटिन्यूअस करो, and that is electric field lines cannot sudden break. Why is it so? Second पूछ रहा है why explain why two electric field lines never cross each other at any point. ये दो क्वेश्चन है तो इट मींस दैट ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। यहाँ पे भी सीबीएसई 2024 और 20 करें 14 में आपको सेम क्वेश्चन दिया भी हुआ था, तो मतलब काफी समय हो गया, ये क्वेश्चन आपको रिपीट कर सकता है जिस टाइप से आपके एग्जाम का पैटर्न है, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली रिपीट कर सकता है बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताने का ट्राई करता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंटिन्यूअस क्यों होती हैं। तो एक बात समझिए बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है। मैं अपनी तरह से इसको समझाने का ट्राई करता हूँ, फिलहाल हमने आंसर भी लिखा हुआ है, तो पार्ट ए को मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज पे जाके कहीं पर टर्मिनेट होगा। तो अगर पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे जाकर टर्मिनेट हो रहा है तो बीच में कहीं ब्रेक होने का तो सवाल ही नहीं उठता, बीच में कहीं पर ब्रेक होने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, इट मीन्स दैट ये कंटिन्यूअस ही होगा, पॉजिटिव चार्ज से लेकर नेगेटिव चार्ज के बीच ये लाइन कंटिन्यूअस ही रहेगा, कहीं पे भी ब्रेक होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि स्टार्ट हुआ है पॉजिटिव से और जाके अगर ये कहीं एंड होगा तो वो नेगेटिव पे होगा। ठीक है, यही चार बच्चों यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज कंटिन्यूअस करो, दैट इज फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव द सडन ब्रेक, फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव द सडन ब्रेक, व्हाई इज इट सो, व्हाई इज इट सो। तो बच्चों अगर मान लीजिए कहीं पे ब्रेक हो भी है, लेट सपोज कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लीजिए कहीं पे थोड़ा सा ब्रेक हो गया, फिर यहाँ से आपको मिला। ठीक है, ये आपका इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेट सपोज है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 0 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉन जीरो होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉन जीरो होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 0 हो और उसके लेफ्ट और राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 0 नहीं हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों पॉजिटिव से निकल रही है तो वो नेगेटिव में जाकर टर्मिनेट होगा और उसके बीच में हर एक पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना ही तय है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई ऐसा हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये कभी भी आपस में ब्रेक नहीं करती। इसी बात को बच्चों हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि an electrostatic field lines is the path of a movement of positive test charge q naught. A moving charge experiences a continuous force in an electrostatic field, so electric field lines is always continuous करो। इसी बात को बच्चों अदर वर्ड में समझाने का ट्राई किया हुआ है जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है।
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन को शो करता है और इस पे एक कंटिन्यूअस पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि क्यू नॉट इंटू ई होता है, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ चार्ज। और ये फोर्स बच्चों कंटिन्यूअस लगता है, इट मींस दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकती, ये हमेशा कंटिन्यूअस कर्व ही होगा। सेकंड पूछा है कि एक्सप्लेन व्हाई द टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो ये तो हमने कई बार समझाया हुआ है कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये आपस में कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते। रीजन ये है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपको दो टेंजेंट बनेगा, एक तो टेंजेंट बनाइए इस फर्स्ट सरफेस के लिए, फर्स्ट लाइन के लिए ऐसा बनेगा बच्चों, सेकंड सॉरी इस टाइप से बनेगा आपका। सेकंड बच्चों अगर इस सरफेस के लिए, इस लाइन के लिए, सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए टेंजेंट बनाएंगे तो बच्चों को ये ऐसा बनेगा, ये टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि भाई एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कितने टेंजेंट बन गए बच्चों, दो बन गया, मीन्स दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई E1 E2, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों। एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। इट मींस दैट कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसका साफ साफ मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। इसी बात को बच्चों हमने यहाँ पे फिगर बना के भी एक्सप्लेन किया हुआ है और आपको समझाने का भी ट्राई किया हुआ है। देखिए यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बनाया हुआ है। फर्स्ट ये हो गया आपका, सेकंड बच्चों आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, और फर्स्ट लाइन पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये कुछ है आपका, फर्स्ट पे सॉरी ऐसा है, सेकंड लाइन पे हमने ऐसा टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है बच्चों। यही बात हमने यहाँ लिखा हुआ है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज इफ दे क्रॉस देयर विल बी द टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज इम्पॉसिबल। यही बच्चों मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट हो तो आप उसको रिवाइज जरूर कर सकते हैं। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया और ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आप जैसा कि यहाँ पर पैटर्न देखें तो ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये 2011 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है, 2009 में, 2012 में एंड 2021 के सैंपल पेपर में। तो आपके अपकमिंग एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आने का अच्छा खासा चांस है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो ये आ सकता है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, पहली बात उसको डिफाइन कीजिए। इज इट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ये कोई स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी, इस बात को भी बताइए। व्हाट इज एसआई यूनिट, व्हाट आर इट्स एसआई यूनिट, इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है। तो जैसा कि बच्चों हमने कई बार आपको बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक डायपोल दो पॉइंट चार्ज से मिलकर बना होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2l, ठीक है बच्चों। तो व्हाट इज डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर वन चार्ज q एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज, जिसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द डायपोल 2l। दिस इज द डायपोल मोमेंट। अगर बच्चों वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप p पे भी वेक्टर लगा दीजिए और l पे भी वेक्टर लगा दीजिए, ठीक है। दिस इज द डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट इज द सिंपली प्रोडक्ट ऑफ आइदर वन चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द डायपोल, ठीक है बच्चों। यही बात यहाँ पे समझाया गया है, जो कि मैंने लिखा भी हुआ है कि द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ओके, इसके डायरेक्शन क्या होती है, तो आंसर है फिजिक्स में इसका डायरेक्शन होता है माइनस चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। केमिस्ट्री में बच्चों अगर आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में तो वहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव है, बट यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन फिजिक्स का लेके चलना है। तो फिजिक्स में याद रखना कि जो इसकी डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होती है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। फॉर्मूला भी लिख दिया है कि जो P की वैल्यू होती है वो Q इंटू 2L होती है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी
एसआई यूनिट पूछा हुआ है बच्चों, तो आप बता सकते हैं कि चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम, लेंथ का होता है मीटर, तो ये कूलम मीटर आपका एसआई यूनिट हो गया। कई बार बच्चों एसआई यूनिट के साथ डायमेंशन भी पूछ देता है। डायमेंशन कूलम का हो जाएगा आपका 80, सॉरी हाँ कूलम का 80 और लेंथ का एल, तो ये आ जाएगा बच्चों 80L। ठीक है, कई बार आपको डायमेंशन भी पूछ देता है इस क्वेश्चन में। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं।